बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप बिहार की अगर किसी भी खबर को देखना चाहते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप के द्वारा देख सकते हैं। इस ऐप में मात्र 1 मिनट में खबर दी जाती है बिहार की। उसी खबर को अगर आप यूट्यूब या फेसबुक में देखते हैं तो 3 से 4 मिनट या 5 मिनट आपसे टाइम ले लिया जाता है। उसी खबर को आप केडीबी लाइव ऐप के द्वारा 1 मिनट में देख सकते हैं। आपको बता दें कि टाइम इज़ मनी, यानी कि समय ही पैसा है। तो आप अपने टाइम की कदर कीजिए और केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार में आसमान से आग बरस रही है, जब तापमान में इतना इजाफा हो चुका है कि लोग अब परेशान हो रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में तापमान का पारा बढ़ने लगा है, जब अप्रैल में ही 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। जब दिन में झुलसने वाली गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने भी तापमान के सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा लू का भी सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी से पड़ने वाली गर्मी का डर सताने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के कुछ हिस्सों में गर्मी के दिनों में अभी से ही लू का एहसास होने लगा है। बिहार के अप्रैल महीने की शुरुआत में ही कहीं कहीं 40 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। जब भारत मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि अप्रैल से जून के दौरान देश के मध्य एवं पश्चिमी राज्यों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है, जहां इससे लू के दिनों की संख्या में इजाफा हो सकता है। दोस्तों बिहार सरकार के आला अधिकारियों ने अपनी संपत्ति की घोषणा कर दी है। इसी बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने भी अपना संपत्ति जारी कर दिया है, अपनी संपत्ति के बारे में घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि के पाठक के पास मात्र 15,000 रुपए कैश है, उसके पास कार्ड भी नहीं है। जी हाँ, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि आखिर के पाठक कितने दौलतमंद है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के पास न गाड़ी है न कोई गहना है। जब उनके पास नगद 15,000 है, वहीं पर बचत खाता में 8,71,000 रुपए है। जब पीपीएफ खाता में 56 लाख और फिर जीपीएफ में 1,60,00,000 रुपए हैं। दोस्तों बिहार में सरकारी विद्यालय में 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का 9वीं कक्षा में अब अपने पंचायत के ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन होगा। इन विद्यालयों को बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जहां बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों की नियुक्ति और फिर पदस्थापन भी हो चुका है। इसलिए नए सत्र में 9वीं कक्षा में नामांकन की व्यवस्था विद्यार्थियों के अपने ही पंचायत के विद्यालय में करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए जिलों में व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जब माध्यमिक शिक्षा निदेशक के एक अधिकारी ने बताया है कि प्रत्येक यानी कि हर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष वर्ग संचालन की व्यवस्था की गई है। जब अपने ही पंचायत के विद्यालयों में 9वीं कक्षा में छात्र छात्राओं के नामांकन की तैयारी के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापकों की बैठक बुलाई जाएगी। लोकसभा चुनाव में रालोसपा को भले ही एनडीए ने बिहार में एक भी लोकसभा सीट नहीं दी हो, लेकिन पशुपति पारस ने अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बड़ा भरोसा दिया है। पशुपति पारस और फिर उनके भतीजे प्रिंस राज ने मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जब नड्डा ने इस मुलाकात को लेकर के सोशल मीडिया पर जानकारी दी और पशुपति पारस से मिले खास भरोसे का ऐलान किया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि पशुपति पारस आज भी एनडीए का अंग है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों को लेकर के जेपी नड्डा और पशुपति पारस तथा प्रिंस राज के बीच खास बातचीत हुई है। जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए में हमारा सहयोगी एवं रालोसपा के प्रमुख पशुपति पारस जी से नई दिल्ली में आवास पर मुलाकात की। एनडीए सदस्य के नाते पशुपति जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अच्छे कार्य किए हैं। आने वाले चुनाव में भी हमारा गठबंधन मजबूती से बना रहेगा और फिर उनकी पार्टी बिहार में एनडीए के सभी 40 उम्मीदवारों का पूर्ण समर्थन करेगी, साथ ही साथ उनकी जीत सुनिश्चित करने में हर संभव मदद करेगी। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की एंट्री हो गई है। रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव 2024 के बिहार के राजनीति में सारण से दखल दे दिया है। रोहिणी आचार्य आज अपने संसदीय क्षेत्र सारण में चुनाव प्रचार का शंखनाद रोड शो के जरिए किया। वे जनसंपर्क अभियान पर है। जब रोहिणी आचार्य नया गाँव से दिगवारा से गरखा तक रोड शो कर रही है, जब उनके लिए वे पटना से सोनपुर के लिए निकली। जब अपने चुनावी शंखनाद से पहले रोहिणी आचार्य ने कहा कि वे जनता के बीच जा रही है, जब उन्हें माँ बाप का आशीर्वाद मिल चुका है, जहां अब वे जनता की आशीष के लिए उनके बीच जा रही है। आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस सीट पर रोहिणी आचार्य भाजपा के राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देगी। आपको बता दो कि रोहिणी आचार्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिंगापुर से अकेले ही उनके नाक में दम कर दिया था, अब तो मैं सारण में हूं और यहाँ की जनता का पूरा समर्थन मेरे साथ है। इससे पहले भी ट्वीट के जरिए रोहिणी आचार्य कई बार बिहार की एनडीए सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोलती रही है। जब रोहिणी आचार्य आज चुनावी बिगुल भोगने
के अपने संसदीय क्षेत्र सारण के लिए रवाना हुई, जहां सारण में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और रोड शो किया। लालू की सियासत को कभी राजद की गढ़ से सारण में आगे बढ़ाने के लिए रोहिणी का आचार्य का रथ सारण में चल रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही चमकी बुखार को लेकर के स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है, जहां बिहार में ऑनलाइन बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने दरभंगा में चमकी बुखार यानी कि एईएस से निपटने की तैयारी का ब्यौरा लिया है। उन्होंने प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को चमकी बुखार की चुनौती से निपटने के लिए निर्देश भी दिया है। उन्होंने जिला मुख्यालय के साथ ही सभी पीएचसीओ पर कंट्रोल बनाने को कहा है। एईएस के नोडल प्रभारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया है कि जिले के सभी हेल्थ वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं NGO कर्मियों को एडवांस प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर चमकी बुखार के इलाज में प्रयुक्त होने वाली 18 प्रकार की दवाइयां भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया है कि कुछ दवाइयां अगले माह एक्सपायर हो रही है, जिसकी डिमांड भेजी गई है। दोस्तों, विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में शामिल CPI ML ने आरा, नालंदा और काराकाट सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी ने पालीगंज से विधायक संदीप गौरव को 3 बार के JDU सांसद कौशलेंद्र कुमार के सामने नालंदा से मैदान में उतारा है, जबकि तराड़ी से विधायक सुदामा प्रसाद, आरा से BJP सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री RK सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा है। जब वहीं पर पूर्व विधायक राजा राम सिंह काराकाट से NDA प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इनमें से 36 वर्षीय संदीप सौरभ की उम्मीदवारी बेहद खास है। राजनीति में उनकी दिलचस्पी कुछ यूं रही कि उन्होंने JNU में हिंदी प्रोफेसर की नौकरी तक छोड़ दी है। संदीप सौरभ की राजनीति की शुरुआत स्टूडेंट लाइफ से हुई है। 2013 में JNU छात्र संघ के महासचिव रहे संदीप सौरभ ने राजनीति के लिए 2017 में हिंदी में सहायक प्रोफेसर की नौकरी नहीं की थी। इसके पहले उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में पालीगंज से 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था। जब पटना के पास मेनेट के रहने वाले सौरभ ने 2009 में JNU से स्नातकोत्तर और फिर 2014 में PhD की पढ़ाई पूरी की थी। सौरभ 2013 तक अखिल भारतीय छात्र संघ के 2 बार राष्ट्रीय सचिव रहे थे। जब वे एक OBC परिवार से आते हैं, उनके पिता एक सीमांत किसान थे। वहीं पर नालंदा से मैदान में उतारने के पार्टी के फैसले पर सौरभ ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बिहार के CM नीतीश कुमार की राजनीतिक सिद्धांतों की कमी वाली रही है, हम इस पर सवाल करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 बार के नालंदा सांसद ने पिछले 15 वर्षों में संसद में कोई भी स्थानीय मुद्दा नहीं उठाया है। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे महागठबंधन सरकार ने निरंतर भर्ती अभियान के साथ बेरोजगार की समस्या को दूर करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत करने के दौरान उन्होंने सीट बंटवारे के मुद्दे पर खुलकर बात की है और साथ ही साथ अपने चाचा पशुपति पारस के बारे में भी बात की है। चाचा पशुपति पारस से समझौते के मुद्दे पर चिराग पासवान ने कहा है कि चाचा पारस से कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता। जब मुझे मेरे पापा की खड़ी हुई पार्टी से बाहर कर दिया गया, परिवार से बाहर कर दिया गया, बीच मझधार में छोड़ दिया गया। 2 साल पहले मैं ये सोचता था कि क्या चुनाव लड़ पाऊंगा, या किसी गठबंधन में रहूंगा भी या नहीं। चाचा को एक भी सीट NDA में क्यों नहीं मिली, मुझे ये नहीं मालूम है। चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर से मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं। अपने पापा रामविलास जी की विरासत को हाजीपुर सीट पर से आगे बढ़ाऊंगा, या उनके अधूरे सपने को पूरा करूंगा। जनता को जो उम्मीद है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। JDU से समझौते पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और उसी के लिए मैं JDU के साथ NDA में हूँ। जब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हम लोग JDU के साथ NDA में हैं। आपस में हम लोग टकराते हैं तो फिर NDA का नुकसान होता और विपक्ष को फायदा होता। एक बड़े लक्ष्य की ओर हम वो लोग अग्रसर हैं। रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के हमले पर LBG प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं, तो फिर रोजगार बिहार में बड़ा मुद्दा है। जब बिहार में NDA की सरकार थी तो फिर केंद्र में UP की सरकार आती थी। अब बिहार और केंद्र दोनों जगह NDA की सरकार है, इसलिए जो भी समस्या है वह अब खत्म हो जाएगी। विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर पार्टी की प्रत्याशियों पर उन्होंने कहा कि मुझको मिलाकर के मेरी पार्टी में कुल 5 प्रत्याशी है। दोस्तों, बिहार के जेलों में बंद कैदियों के लिए मनोरंजन का साधन शुरू किया है बिहार सरकार ने। आपको बता दो कि बिहार सरकार ने बिहार के जेलों में बंद अब कैदियों का मनोरंजन रेडियो के माध्यम से हो रहा है। बंदियों के लिए राज्य के जेलों में शुरू किए गए रेडियो संवाद कार्यक्रम से बंदी मंद को बहलाने का नया तरीका सामने आया है। मार्च माह के अंतिम सप्ताह में स्थानीय जेल में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के माध्यम से समय अनुसार बंदियों को भजन, निर्गुण से लेकर के समाचार तक सुनने की व्यवस्था की गई है। बताया गया है कि आकाशवाणी द्वारा लगाए गए उपकरणों के माध्यम से बंदियों के मनोरंजन के लिए
भजन, निर्गुण और फिर समाचार के अलावा ज्ञान बढ़ाने वाले कार्यक्रमों का भी प्रसारण सभी वार्डों के डिजिटल रेडियो के माध्यम से किया जा रहा है। बंदियों के बीच संवाद, ध्वनि प्रभाव और फिर संगीत के साथ साथ लोकप्रिय लोगों के बारे में विशेष जानकारी दी जा रही है। इसके लिए कारा परिसर में एक अलग कार्यालय की व्यवस्था की गई है। कारा अधीक्षक बिंदु कुमार ने बताया है कि रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये श्रोताओं को अपने साथ लेकर के चलता है, जहाँ श्रोता अपनी काल्पनिक शक्ति का प्रयोग करते हैं और फिर रेडियो कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया से बंदियों की मानसिक स्थिति में सुधार होता है। वहीं पर इसके लिए कारा में बने दफ्तर में एक कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है और फिर इसके लिए सभी वार्डों को जोड़ा गया है। जब बंदियों को बेहतर वातावरण मिले, इसके लिए निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है रेडियो। इसका सकारात्मक प्रभाव बंदियों पर होगा और वे जब जेल से निकलेंगे तो फिर एक बेहतर मन के साथ रहेंगे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव का मुस्लिम यादव समीकरण भी बिगाड़ दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने सीवान लोकसभा सीट से दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इससे पहले AIMIM ने बिहार की 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। हालांकि बाद में गया सीट को होल्ड पर रख दिया गया। अब ओवैसी ने बिहार की 5 और सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि हिना साहब का समर्थन और राज्य में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर के ओवैसी ने महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि AIMIM ने जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उनमें 7 पर बीजेपी, 5 पर JDU और फिर 1 पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार मैदान में है। उन्होंने सीवान लोकसभा सीट से हिना साहब को समर्थन देने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, AIMIM नेता ने 50% सीटों पर गैर मुस्लिमों को टिकट देने का भी ऐलान कर दिया है। यानी कि सिर्फ मुस्लिमों की नहीं बल्कि आधी से ज्यादा संख्या में हिंदुओं को टिकट दिया जाएगा AIMIM की तरफ से। आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी के हिना साहब के समर्थन के बाद लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। दरअसल लालू यादव मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे सीवान सीट पर जीत का ख्वाब देख रहे थे। हालांकि अब उनकी उम्मीद पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। आपको बता दूं कि हिना साहब के दिवंगत पति शहाबुद्दीन सीवान सीट से लगातार 4 बार सांसद रहे। शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं। हालांकि हिना ने कई बार RJD से टिकट पर सीवान सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार हार हुई। कुछ दिनों से लालू प्रसाद यादव और फिर RJD से शहाबुद्दीन के परिवार की दूरियां काफी बढ़ गई है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार में बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने भोजपुर DM राजकुमार और फिर नवादा DM आशुतोष वर्मा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें अपने पद से हटा दिया है। निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक हटाए जाने का आदेश बिहार सरकार को भेज दी गई है। निर्वाचन आयोग में बिहार सरकार को नवादा DM और भोजपुर DM को हटाने से संबंधित आदेश ईमेल भेज करके भेजा गया है। बिहार के मुख्य सचिव को निर्देश भेजा गया है। दोनों DM हटाए जाने की नोटिफिकेशन जाने की सूचना जल्द जारी कर दी जाएगी। एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में लगातार भाजपा नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। बेखौफ अपराधी नेताओं को फोन करके रंगदारी मांग रहे हैं। वहीं पर रंगदारी नहीं देने में जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। पिछले कई दिनों में ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। जहां पहला मामला बिहार के नरकटियागंज विधायक रशीम वर्मा से मांगी गई 25 लाख की रंगदारी की मांग किया गया। दूसरी तरफ घटना पीरपैंती विधायक ललन कुमार पासवान से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। वहीं पर अब भागलपुर जिला के कहलगांव विधायक पवन यादव से भी 50 लाख रुपए फिरौती और फिर नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी देने का प्रकाश में आया है। इस घटना में कहलगांव के विधायक पवन यादव ने बताया है कि आज सुबह तकरीबन 10:57 पर उनके फोन पर पाकिस्तानी नंबर से एक कॉल आया, जिसमें अपराधियों ने उनसे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और नहीं देने पर उनको और फिर उनके बेटे को जान से मार देने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि कहलगांव बीजेपी के MLA को पाकिस्तान से 50 लाख फिरौती की मांग की गई है। वहीं पर एक चैनल से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि 10:57 पर उनको एक अनजान नंबर से कॉल आया, पाकिस्तानी नंबर से, और कहा कि पवन प्रत्युष तुम्हारा कौन है। विधायक ने कहा कि पवन प्रत्युष मेरा पुत्र है। तो फिर उन्होंने 50 लाख रुपए देने की बात कही। तो विधायक ने कहा कि मजाक कोई करता है क्या, ऐसा मजाक। इसके बाद उधर से गाली गलौज अपशब्द भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारा बेटा समेत तुमको जान से मार देंगे। वहीं पर मामले को लेकर विधायक की ओर से स्थानीय कहलगांव थाना में लिखित आवेदन दी गई है। फिलहाल इस फोन कॉल से भाजपा विधायक सहित पूरा परिवार दहशत का माहौल है। वहीं पर इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि कहलगांव विधायक पवन यादव को किसी अनजान नंबर से कॉल आया और फिर विधायक से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई, जिसको लेकर के हम लोग भी छानबीन कर रहे हैं।
ये सीमांचल की धरती है। सीमांचल की धरती जय श्री राम वालों का भी है तो अल्लाह अकबर वालों का भी है। या ना अल्लाह अकबर को जय श्री राम से अलग कर सकता है और न जय श्री राम को अल्लाह अकबर से अलग कर सकता है। दरअसल बात यह है कि सीमांचल के फिजाओं को बिगाड़ने का काम बीजेपी द्वारा शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, हाल फिलहाल एक वीडियो सामने आया है जिस वीडियो में यहाँ पर सीमांचल की धरती पर बीजेपी की एक नेता भाषण देने के दौरान कह रहे थे कि ये धरती जय श्री राम वालों की है, न सलाम वालों की है, न प्रणाम वालों की है, ये धरती तो जय श्री राम वालों की है। दरअसल बात यह है कि लोकसभा चुनाव मद्देनजर पूर्णिया की धरती पर बीजेपी के नेताओं द्वारा आगमन शुरू कर दिया गया है। जब पूर्णिया में कल जदयू की तरफ से एक विशाल जनसभा रखा गया था, इस जदयू के मंच पर बीजेपी के नेता आकर के यहाँ की फिजाओं को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार सरकार में मंत्री बीजेपी नेता नीरज कुमार उर्फ बबलू पूर्णिया की धरती पर कल एक ऐसा भाषण देकर गया जो हमारे सीमांचल में गंगा जमीनी तहजीब को बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग प्रणाम पूर्णिया के नाम पर घूम रहे हैं। ये असल में प्रणाम पूर्णिया के नाम पर नहीं बल्कि ये सलाम पूर्णिया के नाम पर घूम रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि ना ये प्रणाम पूर्णिया वालों का है और ना ही ये सलाम वालों का है। ये जो पूर्णिया है ये जय श्री राम वालों का है, ये कहना है नीरज कुमार उर्फ बबलू का। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सीमांचल है, ये सीमांचल जय श्री राम वालों का भी है तो अल्लाह अकबर वालों का भी है, न इसको एक दूसरे से कोई अलग कर सकता है। आपको बता दूं कि नीरज कुमार उर्फ बबलू जो बिहार सरकार में मंत्री है और बीजेपी के विधायक हैं, ये इससे पहले भी कई बार सांप्रदायिक भाषण दे चुके हैं और सीमांचल की हवाओं को खराब करने के लिए इस बार यहाँ पर आए और खराब करके चले गए। आपको बता दूं कि कल जो ये भाषण दे रहे थे ये जदयू का मंच था। जदयू के मंच पर बीजेपी के नेता आकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं, इस तरह का भाषण दे रहे हैं, सीमांचल को कतई बर्दाश्त नहीं है। आपको बता दूं कि पूर्णिया में संतोष कुशवाहा को जदयू से उम्मीदवार बनाया गया है और किशनगंज से भी मास्टर मुजाहिद को जेडीयू का उम्मीदवार बनाया गया है। इस जदयू के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए बीजेपी नेता लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं। अपने भाषण के दौरान बीच बीच में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हिंदू मुसलमान को कतई पसंद नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, क्योंकि सीमांचल एक अमन तहजीब के लैंड से नाम से जाना जाता है। सीमांचल की धरती वह धरती है जो पूरे देश में सदियों से अमन तहजीब की संदेश देता आ रहा है, क्योंकि सीमांचल एक बिल्कुल अमन पसंद इलाका है और यहाँ पर इस इलाके में अमन पसंद इलाके में आकर के इस तरीके के माहौल बिगाड़ने वाला भाषण कतई बर्दाश्त नहीं है। आपको बता दूं कि अभी तो किशनगंज में ये लोग नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि जब किशनगंज में भी मास्टर मुजाहिद के पक्ष में ये लोग वोट करने आएंगे तो भी यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने की अपील करेंगे। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि सीमांचल की धरती के लोग इस तरह नहीं है जिस तरह से वो भाषण देते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग काफी ज्यादा समझदार हैं और सब समझते हैं कि कौन किस नजरिए से बात कर रहा है, कौन किस हिसाब से बात कर रहा है। सीमांचल की हवाओं को बिगाड़ने वाले ऐसे नेताओं से मेरा कहना है कि राजनीति ने धर्म को हथियार बना दिया और इंसानों को मुसीबत में फंसा दिया। अगर आप इन नेताओं के बातों में आ जाते हैं तो फिर कल आपको मुसीबत में जाना तय है, क्योंकि ये लोग कभी भी आपका भला नहीं चाहेंगे। इनको तो बस कुर्सी प्यारी है, चाहे जैसे भी हो, लाश पर चढ़ करके कुर्सी तक पहुंचना हो या फिर लाश गिरा करके कुर्सी तक पहुंचना हो, ये लोग कुर्सी पर पहुंच के ही रहेंगे, चाहे जैसे हो। आप जाए कहीं पर, आपसे उसको कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जब लीडर जब आंसू बहा करके लोगों से कहते हैं कि मजहब खतरे में है तो उसमें कोई भी हकीकत नहीं होती है। जब मजहब ऐसी चीज ही नहीं है कि खतरे में पड़ सके, अगर किसी बात का खतरा है तो वे लीडरों का है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मजहब के खतरे में डालते हैं और मजहब के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, वोट लेते हैं, वोट करने की अपील करते हैं। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को अपने सीमांचल से बहिष्कार किया जाए और इन नेताओं को सीमांचल की धरती पर नहीं आए इसका कोई पुख्ता इंतजाम किया जाए, वो भी कानूनी तरीके से। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में सांपों की भी पूजा की जाती है। जहाँ नाग पंचमी के दिन नागों की भी पूजा की जाती है। ज्यादातर लोग सांप को देखते ही घबरा जाते हैं, कई लोग सांपों से डरते भी हैं। लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि लोग सांपों से भी उतना ही डरते हैं जितना इंसानों से सांप डरते हैं। जहाँ इंसानों के साथ साथ सांप भी कुछ चीजों से डरते हैं। जहाँ ऐसे गंध आती है, जैसे ही सांपों को इसकी गंध आती है तो फिर वो सांप उठते हैं और तुरंत अपने बिल में जाकर के भाग जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर उसे खतरा महसूस होता है तो फिर वह खुद को बचाने के लिए जहर का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में सांप खतरनाक साबित हो सकता है। हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें सूंघते ही सांप भी तुरंत भाग जाते हैं। ये सभी चीजें आपके किचन में मौजूद हो सकती है। आपको बता दूं कि सांप तेज आवाज से भी बहुत डरते हैं। एक रिसर्च के अनुसार सांप अपनी सुनने की क्षमता से ही भोजन की तलाश करते हैं। ऐसे में अगर अचानक उनके आसपास तेज आवाज हो तो फिर वे सुरक्षित जगह की तलाश में भागने लगते हैं। इतना ही नहीं, तेज आवाज उनके कानों को भी नुकसान पहुंचाती है। वहीं पर सांप तेज
तेज गंध से बहुत डरते हैं। सांप विशेष रूप से मिट्टी के तेल, लहसुन, नींबू, दालचीनी और पुदीने की गंध से डरते हैं। इसके अलावा सांप तापमान परिवर्तन से भी बहुत डरते हैं। यहाँ तक कि सांप भी धुएं से दूर रहते हैं। अगर घर में सांप घुस जाए तो धुएं से उसे आप भगा सकते हैं। आपको बता दूं कि सांप कुछ जानवरों से भी डरते हैं। जी हाँ, इनमें कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, बाज, चील, लोमड़ी, नेवला और रैकून शामिल है। ये सभी जानवर सांपों के प्राकृतिक शिकारी है। जब बिल्लियां सांपों का शिकार करने में भी विशेष मानी जाती है। तो ऐसे में अगर आपके घर में बिल्ली है तो आप चिंता मत कीजिए, जहाँ बिल्ली है वहाँ सांप नहीं है, लेकिन जहाँ बिल्ली नहीं है वहाँ सांप हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब बात क्यों बताया गया, तो आपको बता दूं कि ये सब बात इसीलिए बताया गया क्योंकि बहुत लोगों के घर में सांप होते हैं और उसको तरीका नहीं मालूम है इसे भगाने का, कि आखिर हम इसे भगाए तो भगाए कैसे। उसका एक ही तरीका मालूम होता है, उनको मारना, यानी उनको मार करके यहाँ से फेंक देना ले आकर के। लेकिन अगर आप सांप को बचाना चाहते हैं और उसे अपने घर से भी निकालना चाहते हैं तो आप इन तरीकों का इस्तेमाल करके ये आसानी से ये काम कर सकते हैं। ये आपके काम की साबित हो सकती है। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। इसी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए उम्मीदवार के लिए पहली चुनावी सभा करने और फिर अपने सहयोगी पार्टी लोजपा की सीट जमुई आ रहे हैं, जिसे बिहार में एनडीए की एकजुटता को लेकर के प्रधानमंत्री का बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल देश में अब की बार 400 पार और बिहार में 40 सीट के दावे को अमली जमा पहनाने को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक है। इसे सही साबित करने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। इस दावे को पूरा करने में सहयोगियों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली चुनावी सभा करने 4 अप्रैल को जमुई आ रहे हैं, जहां चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री अपने दौरे की शुरुआत सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार के लिए कर रहे हैं। ये एक बड़ा मैसेज न सिर्फ एनडीए के सहयोगियों के लिए है, बल्कि बिहार के वोटरों के लिए भी मैसेज है कि महागठबंधन के मुकाबले में एनडीए में कितनी एकजुटता है। इसका इशारा एलजेपी के प्रवक्ता विनीत सिंह कर रहे हैं। विनीत सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री का ये फैसला एक बड़ा संदेश है एनडीए के सहयोगियों के लिए कि उनके दल में अपने सहयोगी पार्टी के लिए कितना सम्मान है और जनता भी ये देख रही है। जाहिर है बीजेपी ने बड़ा मैसेज दिया तो फिर लोजपा उत्साहित है और चिराग पासवान भी कई मौके पर कह चुके हैं कि वे मोदी के हनुमान हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुहेली मेहता कहते हैं कि ये संदेश हमारे विरोधियों के लिए है जो सीट के लिए आपस में उलझे हुए हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री बीजेपी के साथ साथ सहयोगियों को भी बराबर की इज्जत देते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सियासी पारा को बढ़ा दिया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय कुमार सिन्हा ने भी हमला बोल दिया। आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन करके गई, सिंगापुर चली गई, वो बिहार में उम्मीदवार बनने जा रही है। जब बिहार की जनता तय करेगा कि सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके प्रति चले या फिर बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे, ये बिहार की जनता तय करेगी। साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री 4 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। बिहार की जनता हृदय से स्वागत के लिए खड़ी है। बिहार की 40 सीट नहीं बल्कि इतिहास जीत होगी। यहीं पर नहीं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी रोहिणी आचार्य को लेकर के बयान दिया है। पटना से भागलपुर जाने के दौरान एयरपोर्ट पर सम्राट चौधरी ने लालू की बेटी की चुनाव प्रचार करने पर कहा कि लालू यादव का परिचय है परिवारवाद। हम लोग चिंतित हैं कि लालू यादव 2 बेटा और 2 बेटी को तो उतार दिए, लेकिन 5 बहनें और फिर बची हुई है, उनको कब उतारेंगे ये भी बता दो। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, वह सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। लोकसभा में वह दौरा भी करने लगी है। इसे चुनावी प्रचार के तहत देखा जा रहा है। इस दौरान से जुड़े हुए सवालों पर बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पूर्णिया में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब कांग्रेस की पारंपरिक सीट आरजेडी के खाते में जाने और पप्पू यादव के कांग्रेस में एंट्री से नाराज होकर के सीमांचल के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। जहाँ उम्मीद जताई जा रही थी कि पप्पू सिंह महागठबंधन प्रत्याशी बीमा भारती के लिए मैदान में उतर करके कैंप करेंगे, मगर बीमा भारती के नॉमिनेशन से पहले ही कांग्रेस पार्टी को अब छोड़ने का ऐलान करके पूर्व सांसद ने कांग्रेस को जोर का झटका दिया है। आगे वे विधानसभा चुनाव के लिए सीमांचल और कोसी में जनसुराज के लिए जड़ें मजबूत करेंगे। जब पूर्व सांसद बीमा भारती को राजद का प्रत्याशी बनाए जाने से भी खासे नाराज दिखे। इन्हीं 2 कारणों से पप्पू सिंह का पार्टी से अलग होने की वजह बताई जा रही है। वहीं पर पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के कांग्रेस को अलविदा कहने के फैसले के बाद से पार्टी में भूचाल मच गया है। लोग इसे न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया अलायंस का अहम हिस्सा होने की वजह से घटक दलों के लिए बड़ा नुकसान मान रहे हैं। पूर्व सांसद पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह
स्वर्ण जाति से आते हैं, जहाँ उनकी पकड़ लोकसभा के न सिर्फ 5 लाख स्वर्ण वोटरों में अच्छी पकड़ मानी जाती है, बल्कि 5.5 लाख मुस्लिम वोटर, पिछड़े, अति पिछड़े और फिर अनुसूचित जाति जनजाति में भी खासा पकड़ है। यह अंदर खाने चर्चा थी कि वे बीमा भारती के लिए प्रचार करेंगे, मगर पार्टी छोड़ने के बाद सार्वजनिक तौर पर ऐलान करते हुए उन्होंने सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के युवा चेहरा कन्हैया कुमार पर बहुत लोगों की नजर टिकी हुई है। जय कन्हैया ने पिछला लोकसभा चुनाव अपने गृह क्षेत्र बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर लड़ा था, लेकिन अब वो सीपीआई में नहीं है बल्कि कांग्रेस में है। बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में बेगूसराय सीट सीपीआई के हिस्से में आ गई और यहाँ से उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। सीपीआई ने यहाँ से अवधेश राय को मैदान में उतारा है। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि महाराजगंज सीट से कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया है। दिलचस्प बात यह है कि महाराजगंज में 30 से 40 लोगों की टीम एक सर्वे कर रही है कि कन्हैया कुमार के नाम पर यहाँ लोगों की क्या राय है। कन्हैया कुमार के साथ रहने वाले सुशील कुमार और उनकी टीम इस सर्वे में लगी है। यह सुशील कुमार बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। यह सर्वे कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से नहीं कराया जा रहा है, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। जैसे जानकारी मिल रही है कि महाराजगंज में कन्हैया कुमार के नाम पर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में प्यार का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अपने इश्क के रंग में रंगी लड़की शादी से पहले ही प्रेमी संग फरार हो गई। जहां घर से भागी लड़की ने अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली। अब अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है, जिससे नाराज लड़की के घर वालों ने प्रेमी पर लड़की को जबरन घर से भगाने का आरोप लगाते हुए थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सकरा वाजिद पंचायत का है, जहाँ की रहने वाली एक लड़की की अगले माह 1 मई को शादी होने वाली थी, जिसकी पूरी तैयारी घर में चल रही थी। लेकिन इसी बीच लड़की शनिवार को अपने प्रेमी संग घर से भाग गई और प्रेमी संग शादी रचा ली गई। वहीं पर अपने शादी की फोटो सोशल मीडिया पर प्रेमी जोड़े की द्वारा वायरल भी किया गया, जिससे लड़की के परिवार वाले बेहद परेशान हो रहे हैं। वहीं पर इस संबंध में लड़की के परिवार वालों द्वारा स्थानीय थाना में युवक पर युवती को घर से भगा ले जाने के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं पर इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही सकरा थाना की पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। सीमांचल में शुरू से ही राजद और भाजपा में सीधा मुकाबला रहा है। जब नीतीश कुमार के साथ आने पर जहां कमल जरूर खिला है, वहीं पर अलग होने पर भाजपा का सुपड़ा साफ भी हुआ है। 2009 में भाजपा जदयू के साथ चुनाव लड़ने पर सीमांचल की 4 में सबसे अधिक 3 सीटों पर भाजपा की झोली में आई। तो 2019 में भाजपा जदयू के साथ चुनाव लड़ने पर सीमांचल की 4 सीटों में से 3 सीटें भाजपा की झोली में आई थी। 2014 में भाजपा और जदयू अलग अलग चुनाव लड़े। जदयू को सिर्फ पूर्णिया सीट पर जीत मिली थी। वहीं पर भाजपा का सीमांचल से सुपड़ा साफ हो गया। जब 2019 में फिर भाजपा जदयू के साथ आने पर सीमांचल की 4 में से 3 सीटों पर एनडीए के साथ गई। इस पर सीमांचल में एनडीए ने सभी 4 सीट पर उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन इंडिया अलायंस अब तक अररिया में कैंडिडेट नहीं उतार पाया। जब यहाँ राजद तस्लीमुद्दीन के परिवार पर ही भरोसा टिकाए हुए हैं। आरजेडी कोटे से इसी परिवार के सदस्य के चुनाव लड़ने की चर्चा है। जब पिछले 5 लोकसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डाले तो फिर इस मामले में इस इलाके में शुरू से राजद और फिर भाजपा के बीच ही सीधा मुकाबला रहा है। जब सीमांचल की राजनीति हमेशा ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम समीकरण का खासा प्रभाव दिखता है। 1999 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज और कटिहार में भाजपा, अररिया में राजद और फिर पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव जीते थे। जब 2004 में अररिया, किशनगंज राजद तो पूर्णिया, कटिहार भाजपा की झोली में गई थी। 2009 में सीमांचल की 3 सीटों पर अररिया, पूर्णिया और कटिहार से भाजपा के उम्मीदवार जीते थे। किशनगंज से कांग्रेस के मोहम्मद इसरारुल हक सांसद बने थे। उस साल भाजपा जदयू ने 7 चुनाव लड़ा था। वहीं पर किशनगंज से जदयू के महमूद अशरफ उम्मीदवार थे। वहीं पर साल 2014 में भाजपा और फिर जदयू अलग अलग चुनाव लड़े। जदयू को सिर्फ पूर्णिया में जीत मिली और फिर संतोष कुशवाहा सांसद बने। अररिया से राजद, किशनगंज से लगातार दूसरी बार कांग्रेस और कटिहार से एनसीपी तारिक अनवर चुनाव जीते। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बाद भी सीमांचल में कमल नहीं खिल सका। जब भाजपा अररिया के साथ साथ पूर्णिया और कटिहार सीट भी गंवा दी। 2019 में फिर से भाजपा जदयू साथ हुए तो फिर सीमांचल की 4 में से 3 सीटों पर एनडीए और फिर एक पर कांग्रेस जीती। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के दिगल बैंक प्रखंड के सीमावर्ती इलाके में हाथियों के आने तथा दिन भर मक्के के खेतों में डेरा डाले रहने का सिलसिला पिछले करीब 3 माह से लगातार जारी है। जहाँ सप्ताह दिन बाद सोमवार को एक बार फिर से दिगल बैंक प्रखंड की धन टोला पंचायत के तेज नारायण टोला मोहामारी में 4 हाथियों की झुंड मक्के के खेत के बीचों बीच डेरा डाले हुए हैं और खेतों में लगे मक्के की फसल को बुरी तरीके से नष्ट और तबाह बर्बाद कर दे रहे हैं। आपको बता दूं कि फिलहाल हाथियों के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने से सीमावर्ती किसान चिंतित है और भयभीत है और
फिर रातों को सोते नहीं है। किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पिछले करीब 90 दिनों के अंदर ये 14वीं घटना है जब हाथियों ने दिगलबैंक प्रखंड के सीमावर्ती इलाके में दिन भर मक्के के खेत में डेरा डालते हुए फसलों को बर्बाद किया है, जबकि इस साल अब तक हाथियों के प्रखंड के सीमावर्ती इलाकों में आने की ये 20वीं घटना है। दोस्तों, प्रशांत किशोर के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं? जैसे कि प्रशांत किशोर कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी क्या करते हैं, उनके पिता क्या करते हैं और बाकी वे खुद क्या करते थे और बाकी उनका घर कहाँ है, बहुत सारी बातें आपको हम बताएंगे। तो आपको बता दूं कि बिहार के रोहतास जिले में कोनार गाँव के रहने वाले प्रशांत किशोर के पिता दिवंगत श्रीकांत पांडे डॉक्टर थे। जी हाँ, प्रशांत किशोर के मुताबिक वे कांग्रेसी थे, जबकि माँ दिवंगत सुशीला पांडे गृहिणी थी और वे बेटे की ब्लाइंडर सपोर्टर थी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो कुछ भी कहते थे या फिर करते थे वह हमेशा से सही मानती थी, हालांकि वे राजनीति के सख्त खिलाफ थी। प्रशांत किशोर के परिवार में उनके बड़े भाई अजय किशोर है, जो कि पहले पटना में कारोबार करते थे, बाद में वे दिल्ली आ गए और फिर यूपी के गाजियाबाद में रहते हैं। प्रशांत किशोर के 2 बहनें भी हैं, जिनमें से एक दिल्ली में रहती है और फिर दूसरे उनके पति सेना में अफसर है। वहीं पर प्रशांत किशोर की पत्नी का नाम जानवी दास है, जो कि मूल रूप से असम के गुवाहाटी की रहने वाली है। वह पेशे से डॉक्टर है। दोनों का एक बेटा है जो कि फिलहाल कक्षा 8 में पढ़ता है, जहां पत्नी खुद को स्मार्ट वर्कर मानती है, जबकि प्रशांत किशोर को वे हार्ड वर्कर के तौर पर देखती है, यानी कि मेहनत करने वाले आदमी के तौर पर देखती है। आपको बता दूं कि कभी भी जन्मदिन न मनाने वाले प्रशांत किशोर ने लव मैरिज की थी, जहां उन्होंने कभी जन्मदिन नहीं मनाया है। जहां उन्होंने 20 साल से कोई भी फिल्म भी नहीं देखी है, पर बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन उनके पसंदीदा अभिनेता है। रोचक बात यह है कि प्रशांत किशोर मौजूदा समय में 12 से 13 हजार रुपए की कीमत वाले जूते पहनते हैं। उन्होंने ये खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान किया था और बताया था कि पदयात्रा के दौरान काफी चलना पड़ता है, जिसमें से उनके जूते सिर्फ 4 महीने ही चल पाते हैं, जिसके बाद वे फट जाते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि जनसुराज को मिलने वाला फंड चंदा वे केवल चेक से लेते हैं। वे जीवन में रुपये पैसे की अधिक चाहत नहीं रखते हैं, बल्कि वे तो मुख्यमंत्री के बगल में बैठ करके बराबरी का कद पाने की उम्मीद करते हैं। इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने आगे ये भी बताया है कि बिहार में 2015 में जो सरकार बनी थी उसमें उनकी खूब चलती थी। अगर उन्हें कोई भी पद हासिल करना होता तो फिर वे तभी उसे पा लेते, उन्हें तब कोई भी रोकने वाला नहीं था। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव और मौजूदा बिहार सीएम नीतीश कुमार के साथ तब मिलकर के उन्होंने जो काम किया था उससे बिहार नहीं बदल पाया, जहां वे इस बात को आज भी मानते हैं। लालू जी ने अपने 2 बेटा और 2 बेटी को राजनीति में उतार दिया है, बाकी बचे 5 बेटी। और 5 बेटी को कब राजनीति में लाएंगे लालू प्रसाद यादव, ये सवाल है। और ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्लस उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, मीडिया से बात करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने 2 बेटा 2 बेटी को राजनीति में उतार दिया है। एक बेटा तेजस्वी यादव, दूसरा बेटा है तेज प्रताप यादव और एक बेटी है मीसा भारती, जो कि बहुत पहले से राजनीति में है, और एक बेटी हाल फिलहाल ही राजनीति में उतरी है रोहिणी आचार्य। यानी कि अब 2 बेटा 2 बेटी को राजनीति में तो उतार दिया है, लेकिन बाकी बचे 5 बेटी को कब राजनीति में उतार रहे हैं। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव की 7 बेटी है। जी हाँ, 7 बेटी और 2 बेटा है, जिसमें से 2 बेटा और 2 बेटी राजनीति में आ गई, बल्कि बचे हैं 5 बेटी। तो इसी को लेकर के सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि इन बेटियों को भी राजनीति में लाओ, कब लाओगे। साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी बिहार की 40 की 40 सीटों को जीतेंगे और सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की 40 सीटों पर, यही नहीं बल्कि पूरे देश में 500 जो जितने भी सीट है 543 सीट, सभी सीटों पर मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं। यह कहना है सम्राट चौधरी का। साथ ही सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि जब सभी सीटों पर मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर सभी सीटों पर मोदी जी की ही जीत होगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, मैं बिहार के हर एक वर्ग से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी ताकत नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाए, तो मैं नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती पर जिंदा गाड़ दूंगा। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है शकुनी चौधरी का, जो सम्राट चौधरी के पिताजी थे। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी अभी खुद बीजेपी से बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्लस उप मुख्यमंत्री हैं और हर समय मोदी जी का गुणगान गाते रहते हैं। लेकिन उन्हीं के पिता का ऐसा बयान सोच में पड़ जाता है कि अगर सम्राट चौधरी
के पिता किस मैंडेट के थे और उनके बेटे सम्राट चौधरी किस मैंडेट के हैं। आपको बता दूं कि शकुनी चौधरी जो कि सम्राट चौधरी के पिताजी थे वे मोदी जी के सख्त खिलाफ थे, वहीं पर उनके बेटा सम्राट चौधरी मोदी जी के आंखों का तारा बनकर के उभरे हैं। जी हाँ, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी कहते हैं कि अगर आपकी ताकत मोदी जी के खिलाफ इकट्ठा हो जाए तो मैं नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती पर गाड़ दूंगा। सीधा सीधा ये चैलेंज था शकुनी चौधरी का नरेंद्र मोदी के प्रति। वहीं पर उनके बेटे सम्राट चौधरी हर वक्त मोदी जी का गुणगान करते रहते हैं और मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी में भाजपा के सांसद अजय निषाद शामिल हो गए हैं। आपको बता दूं कि अजय निषाद वही अजय निषाद है जो अक्सर मुस्लिमों के प्रति नफरत का जहर उगल रहा था, लेकिन वही अजय निषाद अब भाजपा में इसको छोड़ करके कांग्रेस में आ गए। अब भाजपा को क्यों छोड़े, कांग्रेस में क्यों आए, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल अजय निषाद बीजेपी के सांसद हैं। इस बार बीजेपी उन्हें मुजफ्फरपुर से टिकट नहीं दी है, जिस वजह से अजय निषाद नाराज होकर के भाजपा को छोड़ दिया और कांग्रेस की टिकट पाने के लिए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आज दिल्ली में अजय निषाद को फूल मालाओं से और बाकी शॉल उड़ा करके कांग्रेस ज्वाइन कराया गया है। जब कांग्रेस ज्वाइन करते समय कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेरा प्लस बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद थे। इन दोनों की मौजूदगी में अजय निषाद की ताजपोशी हुई, उनका स्वागत हुआ। अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि अजय निषाद को कांग्रेस की टिकट मिल सकता है मुजफ्फरपुर से। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो मीडिया वाले हैं ना, इन मीडिया वालों का एंट्री बंद करा देंगे। ये लोग रोज रोज आते हैं हमारे ऑफिस में, इन लोगों का एंट्री बंद करा देंगे। ये लोग रोज रोज क्यों आते हैं, इन लोगों को बोले कि ये लोग रोज रोज नहीं आए, या हम भी बोलते हैं कि ये लोग रोज रोज नहीं आए, क्यों आते हैं आप लोग रोज रोज हमारे ऑफिस में। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। आपको बता दो कि सम्राट चौधरी अपने ऑफिस में थे और उसी दौरान मीडिया वाले आ गए। जैसे कि हमेशा की तरह मीडिया वाले आते हैं, सेम उसी तरीके से मीडिया वाले आए और फिर उनसे सवाल पूछने लगे। लेकिन सम्राट चौधरी सवाल से इस कदर भागे कि उन्होंने न सिर्फ मीडिया को यहाँ से जाने के लिए कहा और साथ ही साथ ये भी धमकी दे दी कि तुम लोगों का यहाँ पर एंट्री ही बंद कर देंगे। जी हाँ, सम्राट चौधरी का सीधा सीधा मीडिया को ये खुला धमकी है जो कि कैमरे में कैद हो गई है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई तुम लोग रोज रोज क्यों आते हो, तुम लोग का एंट्री बंद कर देंगे, रोज रोज नहीं आना है, रोज रोज क्यों आते हो तुम लोग। आपको बता दो कि ये बोलने से पहले मीडिया वाले ने कुछ सवाल पूछा सम्राट चौधरी से, लेकिन सवाल का जवाब ना देकर के सीधे सीधे मीडिया को ही धमकी देने लगे। आपको बता दो कि ये वही सम्राट चौधरी है जो कुछ दिन पहले महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी दी और रोहिणी आचार्य इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। तो इसी को लेकर के सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव भी जो टिकट बांटते हैं उसके बदले में वो पैसे लेते हैं और अपनी बेटी को जो एक टिकट दी है तो उसके बदले में वो किडनी ली है, यानी कि किडनी लेकर के टिकट दिया है लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को। इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग सम्राट चौधरी किया था। लेकिन आज सम्राट चौधरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो खुले तौर पर मीडिया को धमकी देते हुए नजर आते हैं कि एंट्री बंद कर देंगे तुम लोगों का, तुम लोग डेली डेली मत आओ। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वो दिन भी क्या था जब आपने ताज लिया, सोने का मुकुट नहीं था वो कांटों का ताज लिया। ये कहना मेरा नहीं है, ये है जदयू की सॉन्ग थीम। जदयू ने अपना सॉन्ग थीम रिलीज कर दिया है, जारी कर दिया है, जिसमें करीब 5 मिनट 8 सेकंड का ये वीडियो है। इस वीडियो में, इस सॉन्ग में नीतीश कुमार की जर्नी को दिखाया गया है, राजनीतिक सीएम की कुर्सी की जर्नी को दिखाया गया है। जब से सीएम पद की शपथ ली तब से आज तक की जर्नी को दिखाया गया है कि नीतीश कुमार तब से लेकर आज तक क्या क्या काम किए हैं बिहार में। आपको बता दो कि इस वीडियो की शुरुआत यानी कि इस सॉन्ग की शुरुआत में ये कहते हैं कि वे दिन भी सबको याद भी है जब आपने हाथों में राज लिया, सोने का मुकुट नहीं था वो, सर पर कांटों का ताज लिया। इस शब्द से इस गाने की शुरुआत होती है और उस गाने में बिहार की जो बिहार में जो विकास हुआ, इस विकास को देख करके झलक दिखता है उस गाने में, उस वीडियो में। आगे आप इस वीडियो को देखिए, नीतीश कुमार ने जो वीडियो जारी किया है सॉन्ग थीम, आप आगे इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, बिहार में पकड़वा विवाह का मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि बिहार के बेगूसराय से पकड़वा मामला सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में पकड़वा विवाह का मामला कोई ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले सैकड़ों ऐसा मामला सामने आ चुका है जिसमें लड़के को पकड़ करके उनसे जबरदस्त शादी करा दी जाती है। ताजा मामला बिहार के बेगूसराय जिला से है, जहाँ पर एक युवक को चाय पीने के बहाने अपना घर बुलाया और वहाँ पर उसकी शादी करा दी गई। जी हाँ, आपको बता दूं कि लड़का राजस्व कर्मचारी है, राजस्व कर्मचारी के पद पर तैनात है और उन्हें
चाय पीने के बहाने घर बुलाया और ये जब चाय पीने के लिए घर आया तो फिर इनसे शादी करा दी। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि युवक एक युवती से 7 फेरे लेते हुए नजर आते हैं और भगवान से भी आशीर्वाद लेते हैं। आपको बता दूं कि पकरुआ विवाह का इतिहास बहुत पुराना है। जब पकरुआ विवाह बिहार में काफी ज्यादा चर्चित है और ये पकरुआ विवाह इसलिए होता है, ज्यादातर लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो दहेज के रूप में जो दिया जाता है पैसा, वो गरीब लोग नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से अपनी बेटी को जबरन किसी को पकड़ करके शादी करा दी जाती है। क्या ये सही है या गलत है, आप भी इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका इसके बारे में जो भी कहना है नीचे कमेंट करके बताइए। बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जो आपको बता दूं कि बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह खुद अजय निषाद का स्वागत किया है, फूलों मालाओं से और फिर सोल उड़ा करके स्वागत किया है। इसी दौरान बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अजय निषाद के पिताजी कांग्रेस हमेशा कांग्रेस के साथ थे और बीजेपी के अगेंस्ट में काम करते थे। हालांकि जब ये पूछा गया है कि अजय निषाद तो बीजेपी में थे, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये बीजेपी में थे जरूर, लेकिन ये वहां पर घुटन महसूस करते थे। आज ये वापस अपने घर आए हैं, हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है, इस बार किशनगंज से कौन बनेगा सांसद, इसकी भी चर्चा हर जगह पर है। हर जगह यही बात सामने आ रही है कि आखिर इस त्रिकोणीय मुकाबले में किशनगंज में कौन बाजी मारेगा, कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर और कौन होगा हारने वालों की लिस्ट में शामिल। आपको बता दो कि आज हम किशनगंज लोकसभा सीट की कुछ तथ्य अनुसार बात करेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और अपने अपने हिसाब से सभी मेहनत कर रहे हैं। हर तरह से जनता को रिझाने की कोशिश हो रही है। गढ़ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं से जब आप मिलेंगे तो फिर हर पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आते हैं। आज के इस खास बुलेटिन में कई अहम खास चीजों का जिक्र हम करेंगे। आपको बता दें कि इस बार किशनगंज लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। महागठबंधन में सिटिंग सांसद डॉक्टर जावेद आजाद और एनडीए गठबंधन से मुजाहिद आलम AIMIM से अख्तरुल ईमान चुनाव के मैदान में खड़े हैं और अब लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह घूम घूम करके सभाएं कर रहे हैं। आपको बता दें कि किशनगंज लोकसभा के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा आते हैं। किशनगंज, कोचादमन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, अमोर और बायसी, जिनमें अमोर से AIMIM के अख्तरुल ईमान खुद विधायक हैं। बाकी सभी 5 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, यानी कि महागठबंधन के ही विधायक हैं। 2019 में अगर हम रिजल्ट की बात करें तो कुछ इस प्रकार थे। कुल मतों की संख्या 10,81,881, यानी कि 2019 में किशनगंज लोकसभा चुनाव के दौरान 10,81,881 वोट पड़े थे। वहीं पर 2019 के अगर उम्मीदवार के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आजाद जो 3,67,017 वोट हासिल किए थे। वहीं पर एनडीए के महमूद अशरफ 3,32,551 वोट हासिल किए थे। वहीं पर AIMIM के अख्तरुल ईमान 2,95,029 वोट हासिल किए थे। वहीं पर BSP की इंद्रदेव पासवान 6,793 वोट हासिल किए थे। वहीं पर तृणमूल कांग्रेस के जावेद अख्तर 5,483 वोट हासिल किए थे। वहीं पर आम आदमी पार्टी के अलीमुद्दीन अंसारी 9822 वोट लाए थे। शिवसेना के प्रदीप कुमार सिंह 3266 वोट लाए थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के राजेंद्र पासवान 4013 वोट लाए थे। झामुमो के सुकुल मुर्मू 10,275 वोट, निर्दलीय अजीमुद्दीन 4,755 वोट, असद आलम 8,133 वोट, छोटेलाल महतो 8,700 वोट, राजेश कुमार दुबे 15,184 वोट, हसेरुल 10,840। इन नोटा के बारे में अगर बात किया जाए तो 19,722 वोट आए थे। तो ये थे कुल आंकड़ा 2019 लोकसभा चुनाव का। जबकि इस बार अभी के शुरुआती रुझान में 3 पार्टियां बराबरी पर है और शायद अंतिम समय तक भी मुकाबला त्रिकोणीय बना रहे। तो ऐसे में बड़ा रोल करेगा वो वोट जो इधर उधर गए हैं। हम वोटों के बिखराव पर बात करें उससे पहले हम आपको बताते चले कि इस बार 12 लाख समथिंग पोलिंग की संभावना है, यानी कि जीत उन्हीं की होगी जो 4 लाख के जादुई आंकड़े को छू पाएगा। इस बार का चुनाव इस पर ज्यादा निर्भर करेगा कि जो 19,000 नोटा में वोट पड़े थे वे कौन लोग थे। क्या इस बार भी नोटा पर ही वोट करेंगे या फिर किसी एक को चयन करेंगे। कुल मिलाकर के जो 1 लाख वोट इधर उधर आए बाय डमी कैंडिडेट और नोटा को गया, अगर इसकी तादाद कम हो तो फिर इसमें से अगर 30-40 हजार मतदाता किसी चौथे तरफ ना जाकर के तीनों में से किसी एक को समर्थन कर देते हैं तो फिर इसकी जीत बिल्कुल भी आसान हो जाएगी। लेकिन जीतेगा कौन, इस सवाल का जवाब अभी मिलना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, कुछ समय आप इंतजार कीजिए। KDV लाइव की पूरी टीम क्षेत्र का जायजा और फिर सर्वे कर रही है, जहाँ इसके बाद आपको जरूर बताया जाएंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा।